चलो बच्चों, अब इसमें थर्ड पॉइंट हम स्टडी करते हैं, वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ। तो बच्चों अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने अर्थ की सरफेस की बात करी, हाइट पे बात करी। अब हम बात करते हैं अर्थ की सरफेस से सेंटर की ओर अगर हम चले गए, जिसको हम बोलते हैं क्या बच्चों? डेप्थ। तो पहली चीज़ तो आप ऐसे समझें कि अगर हम कहें कि किसी भी m मास के पार्टिकल को आपने अर्थ के सेंटर से पास होती हुई टनल मान लो यहाँ पे जनरेट करके उसको पार्टिकल को किसी d डिस्टेंस पे, एक बात का ध्यान रखना बच्चों, हाइट की बात करें, डेप्थ की बात करें, डिस्टेंस कहाँ से लिया जाएगा? अर्थ की सरफेस से। हाइट का मतलब बाय डिफॉल्ट सरफेस से, डेप्थ का मतलब भी बाय डिफॉल्ट कहाँ से होता है? सरफेस से। तो उस कंडीशन में एक स्मॉल m मास के पार्टिकल को आपने यहाँ रख दिया होता, तो हमें तो एक्चुअली में एसिलेशन कैलकुलेट करना है। एसिलेशन इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? फोर्स। तो इसको ऐसे समझें कि देखो ये पार्टिकल को d डेप्थ आप लेके चले गए, तो सेंटर से वैसे डिस्टेंस कितनी बची बच्चों? स्मॉल r। और स्मॉल r को आप क्या राइट डाउन कर सकते हो यहाँ पे? बोलो कितना? r e माइनस कितना? d। तो इस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर ई माइनस डी अगर यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस हुई तो डेप्थ डी आ गई। ठीक है, अब काम की बात सुनना जरा। इस पार्टिकल पे अगर हम देखें तो जो फोर्स एग्जर्ट होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या देख सकते हैं कि फोर्स जो एग्जर्ट करेगा वो केवल और केवल इतने मास का स्पेयर ही इस पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करेगा। क्योंकि इसको हम ऑलरेडी वैसे इंटेंसिटी में एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर भी आपको मैं इधर साइड में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। और तो इसको ऐसे समझे बच्चों, ये मान लो कि एक सॉलिड स्फीयर हमारे पास अगर होता, ठीक है, सॉलिड स्फीयर होता, तो इसके सेंटर से किसी डी या किसी डिस्टेंस पे आपने इस पार्टिकल को या इस स्मॉल मास को यहाँ आपने रख दिया होता। तो बताना जरा मुझे, अगर मैं मान लेता हूँ कि इतने पार्ट का जो मास होता बच्चों, उसको मैं मान लेता हूँ कितना? एम ई डैश, क्योंकि ये कंप्लीट जो मास होगा कंप्लीट वो कितना? एम ई। तो इसको अगर मान लिया एम ई डैश, तो बताओ बच्चों ये जो मास रिमेनिंग रहा, जरा एक बार देखना इसको, ये जो मास रिमेनिंग रहा, ये जो मास रिमेनिंग रहा, ये कितना आया बच्चों? एम ई और माइनस कितना? एम ई डैश। तो पहली चीज तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब तक पार्टिकल अर्थ की सरफेस पे था तो ईच एंड एवरी एलिमेंट इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो कंप्लीट स्फीयर का मास उसके लिए इफेक्टिवली ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करने का काम करेगा। बट अब क्या हुआ बच्चों कि आपने इस बॉडी को नीचे डेप्थ में लेके चले गए, तो आप देख सकते हो बच्चों ये वाला जो एलिमेंट होंगे, ये वाला जो मास होगा, ये इस मास को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट। और इसको देखो जरा, इस वाले आउटर वाले मास की बात कर रहे हैं हम, इस एमी डैश वाले मास की बात नहीं कर रहे। तो हम क्या देख सकते हैं, ये जो मास होगा ये इस पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो फाइनली बच्चों इस मास पे ड्यू टू दिस फोर्स यहाँ जनरेट होगा और ड्यू टू दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जनरेट होगा। और सिमेट्री ऐसा फॉर्म होने के कारण हम देख सकते हैं जितना फोर्स इसका अपवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स इस वाले मास का डाउनवर्ड में। तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया बच्चों? जीरो। इसीलिए हम बोलते हैं कि यार इस वाले मास पे जो इफेक्टिवली फोर्स काम करता है वो केवल और केवल इतने से मास का ही एक्ट करेगा। तो एक तो मेथड ये होता है कि आप इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको डेंसिटी तो कांस्टेंट ही मान के चलनी है। फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, उसको किसके इक्वेट कर देना? एम ए के, तो आपको ए मिल जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसकी वजह से? डेप्थ के कारण। बट ठीक है, इतना डिराइव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक छोटा सा एक्सप्रेशन और यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपको याद होगा बच्चों, हम देख चुके हैं जी का वैल्यू सरफेस पे किसकी टर्म्स में? डेंसिटी की टर्म्स में। तो हम देख सकते हैं कि डेंसिटी चाहे इस पार्ट का देखें, इस पार्ट का देखें, किसी भी पॉइंट का आप डेंसिटी देखिए, तो डेंसिटी तो हम रो कंसिडर करेंगे। तो बताना बच्चों, अर्थ की सरफेस पे जो हमने एसिलेशन एज्यूम किया था वो कितना था? जी नॉट। और जी नॉट इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी? याद करना जरा, 4/3 पाई जी रो और इनटू में कितना? आर ई। जब सरफेस की बात करेंगे तो आप कंप्लीट उसका रेडियस कंसिडर करेंगे। बट जरा सोचो, हम इसको अगर अलग से कोई अगर स्फीयर अज्यूम करें, कितनी रेडियस को?
आर ई माइनस स्मॉल डी रेडियस वाले स्फीयर को अगर अलग से आपने एक यहाँ पे स्फीयर कंसीडर कर लिया तो इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा उसको बच्चों में जी डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डी फॉर डेप्थ, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी। तो बताना जरा, हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, इसको अलग से स्फीयर माने तो 4/3 पाई और जी तो है कांस्टेंट, रो भी उतना ही है। बट जरा सोचो सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी, स्मॉल आर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बच्चों कि हमको मान लो इक्वेशन 1 मिली, ये मान लो इक्वेशन 2 मिली। आप 2 में अगर डिवाइड कर दो किसका, मान लो 1 का, तो 2 में अगर 1 का कर दिया जाए डिवाइड तो बोलो क्या आया, जी डी और अपॉन कितना, जी नॉट इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हम देखें तो ये कैंसिल आउट, तो ये क्या मिला बच्चों, स्मॉल आर और अपॉन में कितना, कैपिटल आर ई। तो फाइनली जी ड्यू टू डेप्थ, जी ड्यू टू डेप्थ हमको कितना मिल जाता है बच्चों, जी नॉट इंटू कितना, स्मॉल आर और अपॉन में कितना, आर ई के इक्वल। आप अगर चाहो तो स्मॉल आर को डी की टर्म्स में ये भी रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों, कितना, आर ई माइनस कितना, डी के इक्वल। तो यहाँ से अगर इसको देखें तो बच्चों ये भी लिखा जा सकता है कितना, जी नॉट और यहाँ से कितना आया ये आर ई माइनस कितना, डी और अपॉन में ये कितना आया, आर ई ऑलरेडी था, ठीक है। और इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको अगर आर ई को यहाँ पर अरेंज करें तो फाइनली बच्चों जी ड्यू टू डेप्थ हमको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ से देखो जरा, हमको ये मिल जाता है कितना, जी नॉट 1 माइनस कितना बच्चों, डी अपॉन कितना, आर ई के बराबर। तो फाइनली हमको ये एक्सप्रेशन मिलता है किसी डी डेप्थ पे अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो इस एक्सप्रेशन का भी यूज करें। सेम कहानी हमने वहाँ परसेंटेज के टाइप में उसको देखा था, तो आप उसी टाइप से जी नॉट से डिवाइड करें, 1 को इस साइड अरेंज करें तो हमारे पास ये बात निकल के आती कितनी, डेल्टा जी बाई जी नॉट इन परसेंटेज टर्म इक्वल्स टू कितना बच्चों, माइनस डी अपॉन कितना, आर ई और इनटू में कितना, 100। तो हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ड्यू टू डेप्थ अगर कभी परसेंटेज की टर्म्स में हमको यहाँ पे दे दे कि 1% डिक्रीज, 2% डिक्रीज, 4% डिक्रीज, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। उसी टाइप से एक सिंपल सी बात याद यहाँ पे और ध्यान रखना, सेम ऐसा ही एक्सप्रेशन हमको वहाँ मिला था, किसमें, ड्यू टू हाइट के कारण। बट अगर आपको याद हो बच्चों तो वहाँ पे क्या था हमारे पास, जी एच इक्वल्स टू एक फॉर्मूला आया था, जी नॉट 1 माइनस 2h बाई कितना, आर ई। अगर आपको याद उसकी एक लिमिटेशन थी, उसको हम यूज कर सकते थे बच्चों 10 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर या लेस देन 5% चेंज के लिए। बट जरा सोचो क्या यहाँ भी ऐसा ही होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि पहली बात तो हमने इस फॉर्मूले को ऑब्टेन करने के लिए कहीं भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यूज नहीं किया, दैट्स वाई यहाँ हम किसी चीज से बाउंडेड नहीं है। आप इस फॉर्मूले को चाहे 1% की बात करें, चाहे 20% की बात करें, चाहे 90% की बात करें, किसी भी टाइप की चेंज के लिए आप इस फॉर्मूले को वैलिड कर सकते हैं। उसी टाइप से चाहे 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, किसी भी टाइप की डेप्थ के लिए फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। एक तो बात ही हुई। दूसरी बात कभी कभी ये भी होती है, देखो इसको एक और एक्सप्रेशन की टर्म में अगर रिप्रेजेंट करें, आप जानते हो बच्चों जी नॉट को क्या लिखते हैं, जी एम ई अपॉन कितना, आर ई का स्क्वायर। तो उसी टाइप से हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जी ड्यू टू डेप्थ, तो आपको ये भी मिल सकता है, जी नॉट का अगर एक्सप्रेशन मैंने जी एम ई से रिप्लेस कर दिया तो जी एम ई और इनटू में स्मॉल आर और अपॉन में आर ई का स्क्वायर इनटू आर, तो कितना बच्चों, आर ई का क्यूब। तो कभी कभी आप देख सकते हो कि आपको ड्यू टू डेप्थ इस टाइप का एक्सप्रेशन भी यूज हो सकता है। अच्छा बच्चों, जी कांस्टेंट, एम ई कांस्टेंट, आर ई कांस्टेंट, तो वेरिएबल कौन है, स्मॉल आर। तो यहाँ पे कभी ये भी बात आ जाती है कि ड्यू टू डेप्थ जो आपको जी मिलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके मिल जाएगा, आर के। और आर का आप ध्यान रखना बच्चों, ये जो डिस्टेंस है कहाँ से, ये डिस्टेंस है कहाँ से, फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। तो उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि अर्थ के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक तो एक्सप्रेशन ये आता है, दूसरा एक्सप्रेशन आपको वो मिलेगा। इसी टाइप से बच्चों कभी कभी हमसे जी और आर के वेरिएशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करने की बात आती है। जैसे हमको ग्राफ दिया है इसका, ये ग्राफ हमसे नीट 2016 में और APMT 2010 में पूछ रखा है, इसलिए एक बार इसको समझें। तो पहली चीज़ तो
हम 3 सेगमेंट यहाँ पे इसके ब्रेक करते हैं। अगेन सेम कहानी, यदि स्मॉल आर ध्यान रखना कहाँ से, अर्थ के सेंटर से किसी भी पॉइंट की जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसकी डिस्टेंस है। इफ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर ई, कहाँ की बात चल रही बच्चों, इनसाइड दी अर्थ, सरफेस से कहाँ चले गए, अर्थ के अंदर। तो उस कंडीशन में उसको हमने नाम दे दिया जी इनसाइड को क्या, जी डी, जी ड्यू टू डेप्थ इक्वल्स टू, हम ये भी लिख सकते थे जी एम ई स्मॉल आर अपॉन कितना, आर ई का क्यूब। तो बच्चों ये तो कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में जी ड्यू टू डेप्थ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, आर के। इसका सिंपल सा मतलब है, एक और चीज सुनना बच्चों, अगर मान लिया जाए कभी हमसे पूछिए कि यार आप बात कर रहे हो इफ आर इक्वल्स टू कितना बच्चों, 0, आर इक्वल्स टू 0, तो उस कंडीशन में हम कहाँ की बात चल रही है, अर्थ के सेंटर की। और अर्थ के सेंटर पे हम देख सकते हैं बच्चों एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना, 0। कारण सिंपल सा है कि कोई भी पार्टिकल अगर अर्थ के सेंटर पे रखा होगा तो उस कंडीशन में हम क्या देख सकते हैं कि अर्थ के सेंटर पे अगर वो होगा तो उस बॉडी पे ड्यू टू ये मास के कारण नेट ग्रेविटेशन फोर्स कितना प्रोड्यूस होगा, 0। तो उस पॉइंट पे एक्सीलरेशन भी क्या हो गया, 0। तो 0 है, तो हमने कहा कि ठीक है भाई ये 0 है, तो ये अर्थ का सेंटर, वहाँ जी का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 0। अर्थ के सेंटर से आप सरफेस की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तो जी का वैल्यू कॉन्टिन्यूसली क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और ग्राफ कैसा प्लॉट होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर टाइप से इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करते करते जब आप पहुंच जाओगे बच्चों सरफेस पे, तो सरफेस पे जी नॉट का वैल्यू हमने देखा था जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, जो क्या है मैक्सिमम। ये मैक्सिमम जाके हमको यहाँ मिला। अब अगर मान लो बच्चों हमसे पूछे कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कितना, कैपिटल आर ई, तो उस कंडीशन में हम कहाँ की बात चल रही है, आउटसाइड की। आउटसाइड अगर आप पहुंच गए तो बच्चों तो हाइट वाला केस हो गया, और जी ड्यू टू हाइट हम कैलकुलेट कर चुके थे, कितना लिखे थे, जी एम ई अपॉन स्मॉल आर, कहाँ से डिस्टेंस, अगेन सेंटर से, आर का स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं बच्चों रिलेशन कैसा आया था, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ आपको कुछ इस वे में आपको मिलेगा। हाइपरबोला तो नहीं होता बट ठीक है, लाइक हाइपरबोला इसकी शेप हो सकती है, तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं ग्राफ हमको यहाँ मिला। तो ये हमको ग्राफ जब मिलता है तो 3 कंडीशंस के साथ आपको ग्राफ प्लॉट करना हो तो इसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ होगा। चलो बच्चों अब इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन यहाँ पुटअप हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो हमसे पूछा है फाइंड दी डेप्थ एट विच, देखो डेप्थ का बाय डिफॉल्ट मतलब बच्चों डिस्टेंस कहाँ से होगी, अर्थ की सरफेस से, एट विच जी डिक्रीजेज बाय 2%। तो जैसा कि हमने कहा कि डेप्थ के केस में हमें कुछ सोचना ही नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। और हमने देखा कि डेल्टा जी बाई जी नॉट जो हमने देखा, तो डेल्टा जी बाई जी नॉट इन परसेंटेज टर्म इक्वल्स टू कितना था बच्चों, माइनस डी बाई आर ई इंटू कितना 100। देखो बच्चों डिक्रीजेस बाय 2%, इसका मतलब नेगेटिव है, तो ठीक है आप इस साइन के साथ पुट करो, माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का डी अपॉन आर ई का वैल्यू कितना पुट करना है 6400, और इनटू में कितना बच्चों 100। तो फाइनली हमको ये जो डेप्थ मिलेगी यहाँ पे आप कैलकुलेट करो 64 इंटू 2 तो कितना 128 किलोमीटर, ये हम देख सकते हैं। अब इसी में आप देख सकते हो 1% डिक्रीज, तो कोई इशू नहीं है। 1% डिक्रीज के लिए डिस्टेंस कितना आता, 64, डेप्थ कितना आता 64 किलोमीटर। उसी टाइप से 5%, 10%, तो यहाँ पे क्वेश्चन और देख लेते हैं सेम ऐसा ही, फाइंड दी डेप्थ एट विच जी डिक्रीजेज बाय 40%। अगेन सेम कहानी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है बच्चों, चाहे चेंज स्मॉल हो या लार्ज हो डजेंट मैटर, ठीक है। तो माइनस डी बाई आर ई और इनटू में कितना बच्चों 100। तो इस बार जो चेंज आया डिक्रीज, तो माइनस का कितना 40 इक्वल्स टू माइनस का डी अपॉन आर ई का वैल्यू कितना 6400, और इनटू में कितना चल रहा है 100। तो फाइनली डी का अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हैं 64 इंटू 4, तो उस कंडीशन में सोल्व करने पे मिलेगा 2560 या 2560 किलोमीटर, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे ये वैल्यू आपको मिलेगी। उसी टाइप से बच्चों इसमें सेम कहानी ये होती कि फाइंड जी एट ए डेप्थ आर ई बाई 4। तो हमने कहा कि भाई वो तो परसेंटेज में चल रहा था, अब हमसे उसने डेप्थ देके
क्या पूछ लिया, जी। तो उस कंडीशन में अब हम वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जी डी इक्वल टू कितना था, जी नॉट 1 माइनस कितना डी अपॉन कितना बच्चों, आर ई। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर हम देख सकते हैं जी नॉट 1 माइनस डी आर ई बाई 4, तो 1/4, तो यहाँ से हमको कितना मिलता है 3/4, तो हमको आंसर मिलेगा कितना बच्चों 3/4 टाइम्स ऑफ कितना जी नॉट। इसमें एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, अगर उसने कभी डिस्टेंस कहाँ से दे दी, सेंटर से, तो हमने ये जो डी लिखा है वो कहाँ से लिखा है, सरफेस से। तो उस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कैलकुलेशन करते टाइम। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इसमें क्वेश्चन एक रिलेशन है और इस रिलेशन को नीट 2017 में हमसे एक बार पूछा जा चुका है। तो पहली चीज तो क्वेश्चन जरा पढ़िएगा, इफ चेंज इन जी इज सेम फॉर हाइट एंड डेप्थ, कंडीशन दिया है फॉर लेस देन 5%, कभी कंडीशन नहीं दे तो आपको छोटी डिस्टेंस के साथ डील कर लेगा। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन डी एंड एच। तो ये एक्चुअली में जो बच्चों रिलेशन आएगा वो फॉर स्मॉल डिस्टेंस या लेस देन 5% वाले चेंज के लिए आएगा। तो बात इतनी सी थी, ये एक्चुअली ऐसा कहना चाहते हैं कि मान लो कि आप अर्थ की सरफेस पे हो, तो आप अर्थ की सरफेस से किसी एच हाइट तक ऊपर चले गए, तो उस कंडीशन में हमने कहा कि जी का वैल्यू कुछ परसेंटेज से क्या हो गया, डिक्रीज। उसी टाइप से आप वहां से मान लो कि डी डेप्थ नीचे चले गए, तो भी हमने कहा कि जी का वैल्यू क्या हुआ, डिक्रीज। भाई जी से ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे तो 2 पॉइंट कहीं ना कहीं ऐसे होंगे जहां चेंज क्या होगा, सेम। वही हमसे पूछा है, तो हमको यहाँ बस इसकी कंडीशन लगा देनी है। कंडीशन ये है बच्चों कि देखो हमसे बोलता है कि डेल्टा जी बाई जी नॉट ड्यू टू हाइट, हमसे बोला है कि डेल्टा जी बाई जी नॉट ड्यू टू हाइट इक्वल्स टू डेल्टा जी बाई जी नॉट ड्यू टू डेप्थ। तो बात इतनी सी है कि हाइट के कारण और डेप्थ के कारण जो चेंज आया वो एक्चुअली में अमाउंट उसका क्या आएगा, सेम। तो उस कंडीशन में हम जानते हैं हाइट का चेंज लिखते हैं तो कितना लिखते हैं -2h/re और इंटू कितना मान लो 100%, बात कर ले। डेप्थ का क्या लिखेंगे, माइनस का d/re इंटू कितना 100। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बच्चों कि हमको रिलेशन मिलता है d इक्वल्स टू कितना 2 टाइम्स ऑफ h, तो d इक्वल्स टू 2h, ये हमको रिलेशन मिला। इसको एक बार समझो, इसको अगर हम मान लेते हैं कि हमको 2-3 क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे थ्योरेटिकल वे में, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे समझें। मान लो कि आप अर्थ की सरफेस से h हाइट अबव गए, तो हमने कहा कि भैया चेंज आया मान लो 1%। अब वो h में जैसे हालांकि हम जानते हैं भाई 32 किलोमीटर के आसपास की जो भी डिस्टेंस आएगी कोई इशू नहीं है। आप इतना समझे पहले तो कि h अगर मैं हाइट ऊपर गया तो हमको g में चेंज या डिक्रीज आया कितना 1%। तो बताओ मुझे, अगर सेम चेंज हम ड्यू टू डेप्थ प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो क्या होगा बच्चों, हम यहाँ पे h हाइट ऊपर गए तो हमने कहा कि चेंज कितना परसेंट, 1%। उतना ही चेंज ड्यू टू डेप्थ लाना है तो बताओ बच्चों d का वैल्यू जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ कितना h। आपको रिलेटिव टू हाइट डेप्थ में डबल डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी तो जाकर चेंज कितना परसेंट आएगा, 1%। तो इसका कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आप जब 2h डिस्टेंस नीचे जाओगे सरफेस तो चेंज कितना 1%। तो हमसे कभी ये पूछे, वापस रिपीट कर रहा हूं कि एक पार्टिकल को या एक पॉइंट की अगर हम बात करें अर्थ की सरफेस से ऊपर गए, ध्यान सुना, अर्थ की सरफेस से ऊपर गए तो हमसे पूछता है कि चेंज या डिक्रीज कितना आया 1%। तो हमसे पूछा कि अगर मान लो कि उसी सरफेस से हम सेम डिस्टेंस नीचे चले जाएं तो चेंज कितना। जरा वापस रिपीट कर रहा हूं, सरफेस से ऊपर गए तो चेंज कितना 1%, डिक्रीज कितना 1%। तो हमने कहा कि उतनी ही डिस्टेंस, सपोज आप 10 किलोमीटर ऊपर गए और 10 किलोमीटर नीचे गए तो चेंज कितना 1% या 0.5%, कितना परसेंट बच्चों 0.5%। क्यों, क्योंकि सुनना h डिस्टेंस गए 1%, तो हम जानते हैं कि सेम चेंज प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना चलना था 2h, पर आप जो डिस्टेंस चले डेप्थ चले वो ओनली कितना चले h। तो उस कंडीशन में वही देखो 1% डिक्रीज करने के लिए कितना चलना था 2 टाइम्स ऑफ h, और आप हाफ ही चलते हो तो चेंज भी होगा हाफ, तो कितना परसेंट 0.5%। तो इस बिहार पे कभी कभी ये यूनिटेड टाइप के मेथड आपको मिल सकते हैं, क्वेश्चंस 2-3 आपको यहाँ मिलेंगे। ओके बच्चों,
एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको डिटेल में बच्चों क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना। तो सुनना जरा, क्वेश्चन ये है, अ बॉडी ऑफ सुपर डेंस मटीरियल। सुपर डेंस मटीरियल का मतलब यहाँ बच्चों होता है कि ऐसा मटीरियल जिसका डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा। इट मीन्स बहुत कम स्पेस में या बहुत कम साइज में मास का वैल्यू क्या आ जाता है, बहुत ज़्यादा। विद मास ट्वाइस ऑफ द अर्थ। बोला भी इन्होंने कि ऐसा बॉडी है जिसका मास अर्थ का क्या है, डबल है, बट साइज इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू अर्थ। इसका मतलब ये है बच्चों कि बॉडी का मास तो अर्थ का डबल है, बट साइज क्या है, स्मॉल है। तो कहने का ये इनका मीनिंग है कि ये जो बॉडी है इसको आप अज्यूम करो एज अ पॉइंट मास। तो हम देख सकते हैं कि पॉइंट मास, अर्थ का मास अगर मान लो कितना बच्चों, me, और उस बॉडी का मास कितना हो गया 2me, बट अर्थ को हम पॉइंट मास नहीं मान के चल रहे हैं, अच्छा खासा स्फीयर है, बस उस बॉडी को आपको क्या मान के चलना, पॉइंट मास। उसके बाद बोला है ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स इनिशियल स्पीड कितनी, 0। हालांकि अर्थ का भी इनिशियल हम क्या मान के चलेंगे, 0। बोले तो भी ठीक है, 0 ही मान के चलना है, नहीं बोले तो भी 0 मान के चलना है। फ्रॉम हाइट h। अच्छा बच्चों इसको जरा ध्यान से सुनना कि ये जो हाइट से इसको रिलीज किया तो h इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। इसका कहने का मतलब ये है कि हमें बच्चों इस क्वेश्चन को उस रेफरेंस में देखना है जब g का वैल्यू क्या रहता है, कांस्टेंट। इस रिलेशन को देने का एक ही मतलब है कि g की वैल्यू जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जनरेट होता है अर्थ के कारण, उसको हमें क्या मान के चलना है, कांस्टेंट। अबाउट दी अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से h हाइट से बॉडी को आपने क्या किया बच्चों, रिलीज। रेडियस के कंपैरिजन में हाइट हम मान के चलेंगे नेग्लिजिबल, g का वैल्यू क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट। तो हमसे पूछा है देन कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच एट सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इस बॉडी को अर्थ की सरफेस पर पहुंचने में कितना टाइम कंज्यूम होगा। पहली चीज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बाय डिफॉल्ट हम क्या मान के चल रहे हैं, जी। अब यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहले वीडियो को आप पॉज करें और खुद से एक बार इसको ट्राई जरूर करें। अब हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। तो पहली चीज बच्चों, इस क्वेश्चन को डील करने के 2 तरीके हैं, आपको जो ठीक लगे उस हिसाब से आप इसको परफॉर्म करें। तो पहली बात तो हमारे पास ये आती है कि देखो बच्चों, इस बॉडी पे अर्थ ने एक फोर्स एक्सर्ट किया जिसको हम बोल सकते हैं मान लो कितना, F। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स उस बॉडी ने भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अर्थ की सरफेस पे एक्सर्ट किया। अर्थ ने बॉडी पर फोर्स जितना एक्सर्ट किया उतना ही फोर्स बॉडी ने इस पे एक्सर्ट किया, क्योंकि बच्चों ये फोर्स होता है एक्शन रिएक्शन पेयर की फॉर्म में, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल, बट डायरेक्शंस क्या होती है, अपोजिट। तो देखो जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ते हो बच्चों, तो वहां पे क्या होता है कि अर्थ की सरफेस पे किसी h हाइट से, अर्थ की सरफेस पे किसी h हाइट से जब पार्टिकल को हम रिलीज करते हैं तो यहां से यहां तक इसको पहुंचने में जो टाइम लगता है वो कितना था बच्चों, √2h/g। आप यहां अर्थ की बात करें तो उस कंडीशन में जब पार्टिकल बहुत स्मॉल टाइप का था, या ऐसा हम बोल सकते हैं अर्थ के रिलेटिव उसका मास कितना, 20 kg 50 kg नेग्लिजिबल टाइप का मास होता, तो उस कंडीशन में हम किसको मूव करने की बात करते हैं, ओनली बॉडी को। अर्थ को हम क्या मान के चलते थे, रेस्ट पे। तो यहां से यहां तक पहुंचने बच्चों उसको कितना टाइम लगा, t = √2h/ कितना, g के इक्वल। अब बात थोड़ी सी वहां पे देखो ये थी कि बॉडी को हम कांस्टेंट स्मॉल मास मान के चल रहे थे, बट बच्चों यहाँ जो मास है वो नेग्लिजिबल नहीं है, ये तो कंपेरेबल टाइप का मास है भाई, ये तो डबल है उसका। तो उस कंडीशन में आप इसको थोड़ा फील करें, मास उसका डबल है। इट मीन्स ये जो बॉडी जब जैसे यहाँ चलना स्टार्ट करेगी तो अर्थ भी यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करेगी, मतलब दोनों पार्टिकल ही एक दूसरे की ओर किसी यहाँ पे डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो एक तो हम कंसेप्ट यूज कर सकते हैं सेंटर मास का। अगर आपको पता हो बच्चों 2 पार्टिकल होते हैं और जब सिस्टम पे नेट फोर्स देखो 0 है, जितना इस पे उतना इस पे, सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होता है तो हम बोलते हैं कि सेंटर मास डज नॉट शिफ्ट, सेंटर मास चेंज नहीं होता। तो आपको अगर मालूम हो तो हम यूज करते थे वहां पे m1 x1 इक्वल्स कितना, m2 x2। m1
x1, इसका मतलब जानते हो कि मास और डिस्टेंस का जो मोमेंट का जो प्रोडक्ट है वो क्या मानती है, चल देता हम कांस्टेंट। तो उसी टाइप से बच्चों इसको अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हम पहले सेंटर मास वाले कंसेप्ट से अगर इसको सोल्व करें तो लेट सपोज करो कि हमें तो बॉडी से मतलब है भी, मान लो कि बॉडी सपोज करो x डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल किया, तो लेट मान लेते हैं कि बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मान लेते हैं बच्चों कितना x। तो बताओ बच्चों अर्थ भी अगर मूव करना स्टार्ट कर देगी ऊपर, बॉडी भी चलेगी, तो दोनों कंबाइंड मिलके कितना डिस्टेंस चले h। तो हम देख सकते हैं कि अगर बॉडी x डिस्टेंस चली तो बोलो अर्थ कितना डिस्टेंस चली बच्चों, h माइनस कितना x, क्योंकि रिमेनिंग डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगी, अर्थ। अब आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे उस कंसेप्ट को, तो हम क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, m1x1 इक्वल्स कितना m2x2। तो उस कंडीशन में m1 इसको मान के चल रहे हम, तो उसका आप मास देख सकते हो कितना बच्चों है, 2 टाइम्स है तो 2me, और n2 उसने डिस्टेंस मतलब कितना चला x इक्वल्स टू, यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों अर्थ का मास कितना me, और अर्थ ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया h माइनस एक्स। तो आप यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट कर लें 2x और उधर से आया x, तो फाइनली बच्चों x का वैल्यू कितना मिल रहा है, h बाई कितना 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि g तो चलो ठीक है कांस्टेंट है, बट एक्चुअली में इस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओनली h बाई 3। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि h बाई 3, तो उस टाइम का फॉर्मूला अगर हम यूज कर ले, याद होगा आपको अभी मैंने लिखा था t इक्वल रूट ओवर कितना 2h बाई g, ये तो आता था, याद करो मोशन ग्रेविटी में जब ड्रॉप करते थे तो t इक्वल रूट कितना 2h बाई जी। तो h का वैल्यू आप यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो h का वैल्यू कितना बच्चों h बाई 3। तो फाइनली हमको आंसर कितना मिलेगा 2h अपॉन कितना 3g। h का वैल्यू पुट किया तो 2h अपॉन कितना 3g, तो रूट के अंदर 2h अपॉन कितना 3g, ये हमको आंसर मिला। ये तो इसका पहला मेथड था, ठीक है, ये आपको ठीक लगे तो अच्छा, नहीं तो इसका सेकंड मेथड भी अपने पास आता है। याद करो जरा, काइनेमेटिक्स में हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आती थी, बट उनको हम कब यूज करते थे बच्चों, जब एक्सीलरेशन क्या होता था कांस्टेंट, और हम जी को यहाँ कांस्टेंट ही मान के चल रहे हैं। तो आपको मालूम होगा सेकंड इक्वेशन रिलेटिव में ऐसे लिखी जाती थी कि एस रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव इनटू कितना टी, और प्लस कितना बच्चों हाफ ए रिलेटिव और इनटू कितना टी का स्क्वायर। तो देखो अगर हम जानते हैं कि अर्थ के कारण इस पर अगर एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ वो कितना जी, ड्यू टू अर्थ इस पर कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ जी। तो हम ये भी जानते हैं कि उसने भी उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया, बट अर्थ का मास बच्चों उसका तो हाफ ही है, उसका 2m और उसका एक्सीलरेशन अगर g है तो इसका मास कितना m। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अर्थ के पास जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 2g। इसको ऐसे समझे भाई, फोर्स तो दोनों पे सेम है बच्चों, फोर्स तो दोनों पे सेम है, फोर्स कितना लिख सकते हैं GME इंटू कितना 2ME अपन मान लो कितना r का स्क्वायर। जब इसका एक्सीलरेशन लिखेंगे तो उसी के मास का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और जब अर्थ का एक्सीलरेशन लिखेंगे तो ME का डिवाइड होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अर्थ का एक्सीलरेशन कितना मिलेगा आपको 2g, बॉडी का कितना आएगा g। तो g और 2g दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो a रिलेटिव कितना 3g। तो फाइनली हम क्या देख सकते हैं बच्चों कि दोनों को कंबाइंड मिलकर कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा h, u रिलेटिव कितना 0 और a रिलेटिव के नाम पे कितना आ जाएगा 3g, और इनटू में कितना t का स्क्वायर। दोनों एक साथ ही साइमल्टेनियसली वो तो यहाँ पे मिलेंगे। तो t का वैल्यू आप यहाँ से अगेन कैलकुलेट करके कितना मिलेगा बच्चों रूट ओवर 2h अपॉन कितना 3g के इक्वल। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सोल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, इसका एक और वेरिएशन की हम बात करते हैं, वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो बच्चों अब तक हमने अर्थ की सरफेस की बात करी, ड्यू टू हाइट बात करी एंड डेप्थ की बात करी। इसी में अगर हम मान लेते हैं कि अर्थ जैसे कि हम सब जानते हैं कि अपने ही एक्सिस के अबाउट क्या करती है रोटेट करती है, तो उस कंडीशन में किसी सर्टेन ओमेगा से रोटेट कर रही है। हालांकि बच्चों आपको मालूम होगा कि अर्थ हल्के से एंगल पे इंक्लाइन करके क्या करती है रोटेट। तो हम सब जानते हैं कि अर्थ में ये जो एक्सिस ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे क्या बच्चों इक्वेटर, ठीक है, और ये अपने पास होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ये भी आपको मालूम होगा बच्चों कि अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की ओर। तो कांस्टेंट ओमेगा से खुद की एक्सिस पे क्या कर रही है रिवॉल्व कर रही है।
अब हमको मान लिया जाए अर्थ के रोटेशन को कंसिडर करना है, तो एक्चुअली बच्चों हम किसी बॉडी के यहाँ पे बात करें तो देखो इक्वेटर से अगर एक पार्टिकल को एम मास के पार्टिकल को आपने लेमडा एंगल पे, अच्छा इस एंगल को बच्चों आप लेमडा थीटा बीटा किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, बट इसका एक स्टैंडर्ड नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड। लेटीट्यूड वर्ड कभी भी आता है बच्चों तो ये बाय डिफॉल्ट एंगल कहाँ से कंसिडर होगा, इक्वेटर से। और अगर को लेटीट्यूड दे दे तो को लेटीट्यूड का मतलब क्या है बच्चों, ये वाला एंगल कहाँ से, पोल से। तो अगर लेमडा दिया है और उसने को लेटीट्यूड पूछा आपसे तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, 90 माइनस कितना, थीटा। ये तो बात हुई। अब हमको क्या करना है बच्चों, इस बॉडी पे नेट फोर्स की थोड़ी सी हम यहाँ पे कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो पहली चीज तो यहाँ पे एक्चुअली में कि एक तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ कौन सा फोर्स काम करेगा, mg0। mg लग रहा है अर्थ की सरफेस पे, हमने इसको मान रखा है mg0। इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है बच्चों, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर ये पार्टिकल यहाँ होता तो भी डायरेक्शन कहाँ आती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ रखा होता तो भी कहाँ आती, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब बच्चों हम इसी बॉडी के ऊपर यहाँ बैठ के इसको विजुलाइज कर रहे हैं, तो मुझे इतना समझाओ बच्चों, क्या यहाँ पे एक ही फोर्स होगा mg0 या कुछ और भी होगा। तो पहली चीज, अर्थ कौन सा फ्रेम है बच्चों, अर्थ कौन सा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल। अर्थ एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। क्यों है नॉन इनर्शियल, क्योंकि आपको अगर याद हो थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में, जब किसी बॉडी के पास, अगर जानते हो या जैसे एनएलएम में हम पढ़ते थे स्यूडो फोर्स, तो वहाँ क्या बोलते थे, अगर किसी भी फ्रेम के पास बच्चों होता है एसिलेशन और आप उसी फ्रेम पर बैठ के चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो तो आप कौन से ऑब्जर्वर कहलाते हैं, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर या नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। और जिसके पास कोई एसिलेशन नहीं उसको हम क्या बोलते थे, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम बच्चों जब जब आता है तो हमको स्यूडो फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा। और ये तो रोटेट कर रही है और आपको मालूम होगा सर्कुलर मोशन में कि एवरी रोटेटिंग बॉडी जो होगी वो कौन से फ्रेम में कहलाएगी, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। तो जब भी कोई बॉडी, अगर आपको याद हो बच्चों, रोटेट करती है किसी सर्कल में सपोज करो, और उसी बॉडी के ऊपर बैठकर आप अगर चीज़ों को देखते हो तो आप कौन से फ्रेम बनते हो, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो हमको बच्चों स्यूडो फोर्स कंसिडर करना पड़ता है और उस स्यूडो को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है हमेशा कहाँ होती है बच्चों, कहाँ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर उसकी आपको क्या मिलेगी, डायरेक्शन। सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में आप उसको एग्जर्ट कर दो। तो मेरा एक सवाल इतना सा है कि इस बॉडी पे बच्चों mg0 तो लग गया ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, नॉन इनर्शियल फ्रेम होने के कारण इस विक स्यूडो फ्यूगल लगाना पड़ेगा, जो कहाँ लगेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। वापस रिपीट कर रहा हूं, अवे फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी सर्कल। किसका सर्कल, किसका सर्कल, किसका सर्कल, बॉडी का सर्कल। तो मैं आपसे पूछूं कि हमें फ्यूगल तो लगाना है, अच्छा ओमेगा तो सभी पॉइंट का सेम होगा, अर्थ के ओमेगा के बराबर। तो मैं आपसे इतना पूछूं बच्चों कि ये जो फ्यूगल लगेगा इस पे, क्या वो 1 के अलोंग आएगा या 2 के अलोंग आएगा या 3 के अलोंग आएगा। तो बोलो कौन सी डायरेक्शन में आएगा बच्चों, 1 2 या 3, किसके अलोंग, 2 के अलोंग। क्योंकि मैंने क्या बोला बच्चों, बॉडी का सर्कल। आप इसको थोड़ा विजुलाइज करें, तो थोड़ा सा विजुलाइज करें बच्चा। मान लो कि अर्थ है, अर्थ पे ये बॉडी यहाँ रखी है और अर्थ रोटेट कर रही है, तो आप इसका सेंटर देखें, ये जो डस्टर होगा वो कुछ इस वे में क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इस वे में अगर रोटेट करेगा तो बच्चों इसका सेंटर यहाँ नहीं होगा, इसका जो रोटेटिंग सेंटर जो होगा वो यहाँ कहीं ना कहीं इसी प्लेन में मिलेगा और इसका सेंटर भी आपको यहाँ मिलेगा। तो ये अर्थ का सेंटर है और ये इसके सर्कल का सेंटर है, तो इसके फ्यूगल की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट, मतलब 2 के अलोंग। तो हमको यहाँ पे बच्चों जो फ्यूगल का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, अच्छा आप जानते हो या तो mv²/r अगर v मालूम हो, बट हमको ओमेगा की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको, m ओमेगा² इंटू, अच्छा r किसका, अर्थ का रेडियस नहीं, आर हम बच्चों इसी का लेंगे जिस सर्कल में ये बॉडी क्या कर रही है, रिवॉल्व, उसी का हम क्या लेंगे, रेडियस। तो m ओमेगा² इंटू कितना, आर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यार ये तो हो गया अर्थ का रेडियस जिसको हम बोल सकते हैं कितना, आर ई। ठीक है, अगर आप चाहो तो स्मॉल आर को कैपिटल आर ई के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये अगर एंगल लेमडा तो बच्चों ये भी एंगल कितना हो गया, लेमडा। तो आर ई का एक कॉम्पोनेंट कितना,
आर ई कॉस लेमडा। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो बच्चों इसका रेडियस का वैल्यू लिखा जा सकता है, तो कितना लिखा जा सकता है, आर ई और इधर कितना कॉस लेमडा के इक्वल। तो ये हमको मिल जाएगी उसकी सर्कल की रेडियस। अब ठीक है बच्चों, हमको दो फोर्स मिले, एक तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और एक आपको मिला फ्यूगल। अब मुझे क्या करना है, ये बॉडी चलो ठीक है अर्थ के रिलेटिव तो क्या रहेगी रेस्ट पे, तो वैसे तो बॉडी पर नेट फोर्स क्या होगा जीरो। तो बच्चों वैसे तो यहाँ वैसे नॉर्मल रिएक्शन भी प्रोड्यूस होगा, तो इनडायरेक्ट वे में हमें नॉर्मल रिएक्शन ही कैलकुलेट करना है। या ऐसा हम बोल सकते हैं यार कि नेट फोर्स आप कैलकुलेट कर लो टुवर्ड्स दी सेंटर, टुवर्ड्स दी सेंटर। ठीक है, तो आप देख सकते हो, चलो नॉर्मल मान ले, कोई इशू नहीं कि यहाँ पे मान लेते हैं सरफेस पे आप इधर की ओर आ जाएगा, मान लो कौन नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मुझे इस नॉर्मल का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों कि नॉर्मल का अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो यार हमको इसके भी कहीं ना कहीं कंपोनेंट रिजोल्व करने पड़ेंगे। तो हम देख सकते हैं कि अगर ये एंगल कितना बच्चों लेमडा, तो ये एंगल भी कितना हो गया लेमडा। तो यहाँ से पहली चीज़ तो इस एम ओमेगा स्क्वायर आर के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस एंगल के करस्पॉन्डिंग, एक इसके परपेंडिकुलर। बट हमें बच्चों इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है, तो हम इस कंपोनेंट की इधर की ओर बात कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, ये तो वो क्या फोर्स, और इनटू में कितना कॉस लेमडा। तो यहाँ से बच्चों हम नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर ले या नेट फोर्स चेक कर लो टुवर्ड्स दी सेंटर। तो फाइनली जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, या नेट फोर्स हम ये भी बोल सकते हैं, इसको एक ही बात है, ठीक है ना, मैं बोल सकता हूँ इसको नेट फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर या नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, नॉर्मल इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे एम जी कितना नॉट और माइनस का कितना बच्चों एम ओमेगा स्क्वायर इनटू, अच्छा मैं आर को रिप्लेस कर रहा हूँ, इस आर की वैल्यू को अगर मैं यहाँ से रिप्लेस करूँगा और यहाँ पे रिप्लेस करके इसको लिखूँगा तो आर ई कॉस लेमडा, कॉस पहले से ही है, तो यहाँ फाइनली हमको कितना मिलेगा बच्चों आर ई और ये मिलेगा कितना कॉस स्क्वायर कितना लेमडा। तो ये हम देख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन की नेट फोर्स टुवर्ड्स दी अर्थ के सेंटर की ओर हमें ये मिला। अब इसी को अगर मान लो आप यहाँ पे बराबर कर देते हैं एम ए के, या ठीक है आप इसको बोल रहे हैं यहाँ पे एम जी इफेक्टिव के, क्योंकि हम इफेक्टिव वही तो बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप एम से एम कर सकते हो कैंसिल आउट। तो फाइनली बच्चों ये हमको मिलता है जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ दी अर्थ। तो जी ड्यू टू रोटेशन कितना मिलेगा, जी नॉट और माइनस का कितना ओमेगा स्क्वायर, देखो जरा ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना आर ई और इधर कितना आएगा कोस स्क्वायर कितना लेमडा के इक्वल। तो हमको ये एक्सप्रेशन यहाँ मिल जाएगा जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। और इसी को बच्चों आपको रिमेम्बर रखना है, बहुत काम का एक्सप्रेशन है और बार बार डिराइव नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट ध्यान रखना जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कोस स्क्वायर लेमडा। लेमडा का खास ध्यान रखें, लेमडा लैटिट्यूड है, कहाँ से एंगल है इक्वेटर से। अब देखो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो यार कि ड्यू टू रोटेशन जो अलग अलग पॉइंट का जी होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेमडा पे। जैसे अगर हम बच्चों इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर की अगर हम बात करें तो इक्वेटर के लिए जरा देख सकते हो आप फॉर इक्वेटर, बताओ बच्चों फॉर इक्वेटर एंगल का वैल्यू जो आएगा कितना जीरो। इक्वेटर के लिए देखें तो लेमडा का वैल्यू कितना हो गया जीरो, तो लेमडा इक्वल्स टू जीरो, तो कॉस जीरो कितना 1। तो जी एट इक्वेटर जो हमको यहाँ मिलेगा, तो जी एट इक्वेटर जो हमको यहाँ मिलेगा वो कितना मिलेगा बच्चों, जी नॉट माइनस का कितना ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना आर ई के इक्वल, ये हमको मिल जाएगा जी एट इक्वेटर। उसी टाइप से कभी हो सकता है कि पोल की बात करें तो अगर पोल के लिए देखें तो पोल के लिए लेमडा का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 90 डिग्री, cos 90 कितना जीरो। तो फाइनली आपको जी एट पोल ड्यू टू रोटेशन की बात चल रही है कितना मिलेगा बच्चों जी नॉट। तो यहाँ से हमको कई सारी बातें क्लियर होगी। पहली चीज़ तो पोल पे बच्चों जो जी मिलेगा वो ओमेगा पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि एक्चुअली आपने रोटेशन पढ़ा होगा, जो बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होती है वो रोटेट नहीं करेगी, तो उस कंडीशन में वो कितना मिला आपको जी नॉट। एक और चीज़ क्लियर करना, ये जी नॉट एक्चुअली में ये पोल का ही रेफरेंस है, पोल पे हम क्या मान के चल रहे हैं जी नॉट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने सुना बच्चों, हमने देखा उसको ड्यू टू शेप जो जी का वैल्यू था कहाँ ज़्यादा,
पोल पे। और ड्यू टू रोटेशन भी जो जी का वैल्यू आपको ज़्यादा मिला, कहाँ मिला, पोल पे। दैट्स वाई ओवरऑल अर्थ के अगर किसी भी पॉइंट पे जी का वैल्यू ज़्यादा होता है तो कहाँ होता है बच्चों, पोल पे। इक्वेटर पे तो आप देख सकते हो बच्चों, ओमेगा जो होगा उस पर डिपेंड करेगा, तो इसके रिलेटिव तो कम ही होगा। और दूसरी बात, कभी हो सकता है जैसे मान लो कि आपको ऐसा बोले कि अर्थ का ओमेगा जैसे मान लो सडनली 0 हो जाए, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको थ्योरेटिकली, इफ अर्थ स्टॉप टू रोटेट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, तो अगर वो रोटेट करना बंद कर दे तो ओमेगा खत्म। ओमेगा खत्म हो गया तो भी पोल पर कोई चेंज नहीं आएगा। बट आप इक्वेटर या किसी दूसरे पॉइंट को भी देखें, ओमेगा जैसे ही 0 तो ये टर्म नेगेटिव वाली टर्म खत्म, तो सभी पॉइंट पे जी का वैल्यू प्रीवियस की कंपैरिजन में, कंपैरिजन चल रहा है प्रीवियस से, प्रीवियस के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज। प्रीवियस के कंपैरिजन में इंक्रीज होगा पोल को छोड़ के। एक तो बात ही, एक साल बच्चों एम्स में इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पोल और इक्वेटर का जो एक्चुअली में जी का डिफरेंस है वो हम देख सकते हैं कितना है बच्चों, जी पोल और माइनस कितना है जी इक्वेटर, जी पोल माइनस जी इक्वेटर इक्वल्स टू, यहाँ से अगर इसको करें सोल्व तो कितना मिलेगा हमको, ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना आर ई के इक्वल। ये एम्स में 2 बार पूछा जा चुका है, बस थोड़ा सा दूसरी बार लैंग्वेज में चेंज था, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना आर ई। अच्छा बच्चों आज का ओमेगा हम जानते हैं कितना, 2π/t, टी हम जानते हैं कितना 24 आवर्स, तो उस बिहाफ पे हम ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है इनका, ये आता है लमसम कितना 0.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास। ठीक है, तो एक साल तो इन्होंने डिफरेंस के आसपास ही बात पूछी थी, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्यू टू रोटेशन भी जी की वैल्यू में चेंज इस टाइप से प्रोड्यूस होगा। चलो बच्चों रोटेशन पर एक बेस क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन ऐसा हम बोलें एएमयू में एक साल पूछी भी गई है, प्रीवियस एग्जाम में बहुत सी बार इन्होंने पूछा है। तो क्वेश्चन का एक रिजल्ट है जो आपको रिमेंबर भी रखना है बच्चों। तो ये है क्वेश्चन कि इफ वेटलेस कंडीशन इज प्रोड्यूस्ड एट इक्वेटर ऑफ अर्थ ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ देन कैलकुलेट इट्स न्यू एंगुलर वेलोसिटी। हमसे ऐसा बोला गया है कि बच्चों कि इक्वेटर पे अगर कोई बॉडी रखी है तो उस बॉडी का अगर हम ऐसा बोलें कि अपरेंट वेट 0 हो जाए, या उस बॉडी को वेटलेस वाली कंडीशन क्या हो जाए, प्रोड्यूस हो जाए, तो उस कंडीशन में कि ओमेगा अर्थ का नया ओमेगा कितना होगा। तो देखो बच्चों आज जिस ओमेगा से अर्थ रोटेट कर रही है, हालांकि ये इमेजिनरी कंसेप्ट है क्योंकि ऐसा ओमेगा इंक्रीज करना पॉसिबल तो नहीं, बट ठीक है हाइपोथेटिकल टाइप की प्रॉब्लम है। तो हम देख सकते हैं कि अर्थ जिस ओमेगा से आज रिवॉल्व कर रही है उसके अकॉर्डिंग तो वहाँ वेट आएगा। बट जैसे जैसे हमने कहा ओमेगा आप इंक्रीज करोगे तो आप ऐसे समझें कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक mg0 तो टुवर्ड्स दी सेंटर लग गया, और इसके अब एक फ्यूगल आएगा। तो जब वो फ्यूगल आप देख सकते हो बच्चों कि जब वो फ्यूगल का वैल्यू इस mg0 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू 0, कॉन्टैक्ट लीव कर चुकी होगी अर्थ की सरफेस के साथ, उसी कंडीशन को हम बोल रहे हैं कौन सी कंडीशन, वेटलेस कंडीशन। तो इतना नाम बोल के हम सिंपल बोले कि यार इस पॉइंट पे आप इतना समझो कि इस पॉइंट पे आप जी इफेक्टिव का जो वैल्यू है वो क्या कर दो, 0। तो वही हम करने जा रहे हैं कि अगर हमें वेटलेस कंडीशन प्रोड्यूस करनी है तो वही अर्थ का नया ओमेगा डैश, नया ओमेगा कितना होगा। तो हम क्या करें, इक्वेटर पे जो हमारे पास इक्वेशन है कितनी थी, g0 माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना आर ई, तो इस इक्वेटर पे g का जो वैल्यू होगा उसको क्या कर दो, 0। तो उसको 0 करने के बाद आपको जो ओमेगा मिला उसको हमने ओमेगा डैश बोल दिया। ठीक है, तो ओमेगा डैश इक्वल टू आप देख सकते हो बच्चों कितना मिला आपको, रूट का g0 और अपॉन में कितना आर ई। इट मीन्स अर्थ का ओमेगा अगर इतना कर दिया जाए कितना, रूट g0 अपॉन कितना आर ई, तो उस कंडीशन में जो बॉडी इक्वेटर पे होगी उसको वेट कैसा फील होगा, उसको वेट कैसा फील होगा, 0, या उसको हम बोलेंगे वेटलेस कंडीशन। बट एक बात का ध्यान रखना बच्चों, इस पॉइंट पे ही वेट क्या होगा, 0। अगर आप इससे इस ओमेगा पे इस पॉइंट पे 0 होगा, बट अगर आप बच्चों इधर से आप पोल की ओर बढ़ोगे तो पोल पे तो अगेन आपको कितना वेट फील होगा, वही mg0, g0 पोल का है कितना, mg0। तो बच्चों 0 से लेके कॉन्टिन्यूसली जब यहाँ आप मूव करेंगे तो उस कंडीशन में 0 से लेके वेट mg0 तक क्या करेगा, वेरी करेगा।
ये हम बोल सकते हैं। उसके बाद कभी कभी हो सकता है कि कभी जैसे मान लो हमको ओमेगा ये दे दिया और इसको अगर कभी कैलकुलेट करना पड़े, जैसे सपोज करो कि हम यहाँ इसको अगर डेटा में पुट कर लें, तो जैसे सरफेस पे 10 मान लेते हैं, रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर है, इसको कन्वर्ट करें तो फाइनली सोल्व करने पे हमको ये मिलेगा 1/800 ओमेगा किसमें, रेडियन पर सेकेंड। और अगर आप इसको फर्दर फिर सोल्व कर लें तो ये मिल जाएगा बच्चों 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 3 रेडियन पर सेकेंड। और इस ओमेगा को अगर प्रेजेंट ओमेगा से कर दें कंपेयर, क्योंकि आज का ओमेगा हम जानते हैं 2/t से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये रिजल्ट याद रखना बच्चों, ये आता है कुछ 17 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट ओमेगा। आज जितना ओमेगा है अर्थ का, उसका कितना टाइम्स, 17 टाइम्स। ओके बच्चों, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रीवियस के जैसे ही उसका एक कंडीशन यहाँ पे यूज होगा हमारे पास, तो हमसे पूछा है वेट ऑफ अ बॉडी एट पोल इज mg0। तो पहले तो हमको क्वेश्चन में ये गिवन है कि किसी भी बॉडी का बच्चों जो वेट है कहाँ पे, पोल पे। तो हमने कहा कि देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, तो बॉडी या अर्थ इस एक्सिस से वो रोटेट कर रही है, तो किसी बॉडी का जो वेट है पोल पे वो कितना है बच्चों, mg0। तो हमसे दिया है, हमको दिया है बॉडी का वेट पोल पे कितना, mg0। अब उन्होंने ये कंडीशन दी है कि वेटलेस कंडीशन इज प्रोड्यूस्ड एट इक्वेटर। तो आप देख सकते हो एट इक्वेटर, अगर वेटलेस कंडीशन प्रोड्यूस करनी ओनली कहाँ पे, इक्वेटर पे, इसका मतलब बाकी जगह तो वेट मिलेगा आपको। और कैसे, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो उस कंडीशन में हमसे पूछा है कि लेटीट्यूड, इट मीन्स कहाँ से एंगल है बच्चों, इक्वेटर से, एट विच वेट ऑफ बॉडी बिकम्स 1/4 ऑफ दी पोल। तो पहली चीज तो हमको इन्होंने ये दिया है कि यार यहाँ पे अगर वेट 0 हो जाए, कि उस कंडीशन में इक्वेटर पे वेट क्या हो जाए, 0। तो जैसा अभी मैंने आपको समझाया कि इधर से लेके जब यहाँ से लेके पोल तक आप जाओगे बच्चों, तो वेट 0 से लेके mg0 तक कॉन्टिन्यूसली क्या होगा, चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। तो अलग अलग वेट अलग अलग एंगल के करस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा। तो हमसे पूछा है कि वो एंगल या वो लेटीट्यूड कैलकुलेट कीजिए जहां बॉडी का जो वेट है वो कितना रह जाता हो, 1/4। तो बेसिक सी बात बच्चों, देखो मास तो चेंज नहीं होगा, ओनली किस में चेंज आएगा, जी में। तो यहाँ पे अगर इसका वेट हो गया W/4, इट मीन्स यहाँ जी का जो वैल्यू है वो भी पोल के कंपैरिजन में कितना हो गया, पोल के कंपैरिजन में कितना हो गया, G/4। तो हम देख सकते हैं कि हमको G याद होगा आपको, अगर हम बात करते हैं G हमारे पास जो था ड्यू टू रोटेशन, अगर जनरल इक्वेशन याद होगी लेमडा के टर्म्स में कितना था बच्चों, G0 माइनस कितना ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना RE, और ये कितना बच्चों cos स्क्वायर कितना लेमडा। ये ओमेगा प्रेजेंट ओमेगा था, बट ठीक है, अगर आपको यहाँ वेटलेस कंडीशन प्रोड्यूस करनी है इक्वेटर पे, तो उस कंडीशन में जो नया ओमेगा आया वो कितना आया था, याद करो प्रीवियस क्वेश्चन में √G0 अपॉन कितना RE के इक्वल। तो उस कंडीशन में G0/RE यहाँ रूट के अंदर आप यहाँ पुट कर दो। तो देखो बच्चों, वेट अगर 1/4 हुआ है, तो एक्चुअली में कौन 1/4 हुआ है, G का वैल्यू। तो अब G कितना बचा, G0/4 इक्वल्स टू, हम यहाँ से देख सकते हैं कितना, G0 माइनस ओमेगा का स्क्वायर का वैल्यू पुट करें तो ये कितना आएगा बच्चों, √G0 अपॉन कितना RE, और इनटू में RE, और इधर की ओर कितना आ जाएगा cos स्क्वायर कितना लेमडा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं G0 कैंसिल, RE सारी कैंसिल, 1 माइनस यहाँ से हम देख सकते हैं उधर से आया 3/4। तो फाइनली cos स्क्वायर लेमडा इक्वल्स टू आपको यहाँ कितना मिलेगा बच्चों, 3/4। तो फाइनली यहाँ से हम देख सकते हैं cos लेमडा इक्वल्स टू कितना मिला, √3/2, और √3/2 अगर आप देखो तो एंगल कितना मिला, 30 डिग्री। तो ध्यान रखें बच्चों, लेटीट्यूड पूछा है तो उस कंडीशन में कितना डिग्री, 30 डिग्री। इसी क्वेश्चन में अगर वो लैंग्वेज में को लेटीट्यूड लिख देता तो हमको फिर आंसर कितना बताना होता, 60 डिग्री। इस चीज का ध्यान रखें। चलो बच्चों, एक और कभी कभी एक इलस्ट्रेशन आपको मिलेगा 14 करके यहाँ पे, तो उस कंडीशन में मैं आपको थोड़ा सा रफली स्केच यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप एक बार उस चीज़ को फिर भी समझना। तो देखो सुनना, वो दे रखा उसने कि एक स्पेसक्राफ्ट अर्थ की सरफेस से मून की सरफेस की ओर जाता हो तो उसके वेट का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन कैसा होगा। तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं
कि एक पार्टिकल अगर अर्थ की सरफेस पे, तो ठीक है वहाँ जो वेट होगा उसका कितना हो गया mg, पर जब वो मून की सरफेस पे पहुंचा तो हम जानते हैं कि वहाँ तो g उसका g/6 होता है अर्थ का, तो कितना हो गया mg/6। तो जरा सोचो बच्चों, अर्थ की सरफेस पे कितना mg, मून की सरफेस पे कितना mg/6। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करने में हम देख सकते हैं बच्चों कि बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ एंड ड्यू टू मून विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे अर्थ भी अट्रैक्ट करेगी, मून भी अट्रैक्ट करेंगे, तो उस कंडीशन में नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या जीरो। और फोर्स अगर जीरो बच्चों तो उस पॉइंट पे उस बॉडी का वेट भी आपको क्या फील होगा जीरो। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब यहां से चलेंगे तो पहले तो जो वैल्यू थी वो mg से जीरो की और यहाँ पे कम होगी, फिर वापस जीरो से mg/6 तक क्या होगी बढ़ेगी। तो इसका अगर आप रफली स्केच ड्रॉ करें कभी भी, तो पहले अर्थ की सरफेस पे उसका वेट कितना हो गया mg, तो उस कंडीशन में अर्थ से चले और उसका बाद हम देख सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट पे या नेट फोर्स जहाँ जीरो वहाँ बॉडी का वेट कितना जीरो। और वापस जब आप मून की सरफेस की ओर बढ़ोगे तो वेट वापस इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा और फिर ठीक है कम होगा, बट कितना हो जाएगा mg/6। तो इसका वेट का इसकी डिस्टेंस के साथ आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, पहले डिक्रीज फिर जीरो फिर वापस क्या बच्चों इंक्रीज।